नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 9th क्लास साइंस रिवीजन टेस्ट का पूरे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सॉल्व करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए पानी का जमना। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम 6वां क्वेश्चन, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं अथवा ऊर्ध्वपातन क्या है। तो दोस्तों, हम सॉल्व करेंगे ऊर्ध्वपातन क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर का जलना। दोस्तों, तो हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वेग एवं चाल में कोई दो अंतर लिखिए। दोस्तों, इसका आंसर है चाल व वेग में अंतर। चाल का पहला अंतर है दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। और बात करते हैं वेग में, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। दूसरा डिफरेंस, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। तीसरा अंतर है, गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती, लेकिन वेग में गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं अब 8वां क्वेश्चन की ओर, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं। दोस्तों, यह है 8वां क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली आवश्यक पदार्थों को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आने जाने देती है। दोस्तों, अब है 9वां क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए अथवा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो दोस्तों, हम सॉल्व करेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो दोस्तों, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल फोर्स के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। इस समीकरण के अनुसार जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं होता तो पिंड का संवेग स्थिर रहता है। दोस्तों, अब है 10वां क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसका आंसर है दोस्तों, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसीलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, जिसमें कोशिका उपापचय में रुकावट के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं या उन्हें खा जाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट। तो दोस्तों, इनका उत्तर है मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 कहते हैं और कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 कहते हैं और कॉपर नाइट्रेट को CuNO3 कहते हैं। दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। दोस्तों, देखते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है, लाइसोसोम के कोई 3 कार्य लिखिए अथवा माइटोकॉन्ड्रिया के कोई 3 कार्य लिखिए। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के हम 3 कार्य लिखेंगे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के 3 कार्य। पहला कार्य है कोशिकीय श्वसन, दूसरा है ATP संश्लेषण, तीसरा है ATP भंडारण। दोस्तों, अब 14वां क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है, हृदय पेशी का चित्र बनाकर उसके लक्षण लिखिए अथवा रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य लिखिए। तो दोस्तों, हम करेंगे रंध्र क्या है और रंध्र के कार्य। तो दोस्तों, जानते हैं रंध्र क्या है। रंध्र पत्तियों के सतह के नीचे
कई छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब हम रंध्र के कार्य देखेंगे। रंध्र का कार्य है, रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन के दौरान भी जलवाष्प रंध्र स्टोमेटा से होकर ही बाहर निकलता है। दोस्तों अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेप वेग की गणना कीजिए। दोस्तों इसका अथवा है, यदि किसी क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। दोस्तों इसका आंसर है, घोड़ा द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहियों के विपरीत दिशा में लगते घर्षण बल से अधिक होता है तब ही गाड़ी आगे बढ़ती है और घोड़ा यह बल अपने टोपों से पृथ्वी पर तिरछी दिशा में बल लगाकर पैदा करता है। दोस्तों अब है 16वां क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए, अथवा जंतु एवं पादप कोशिका में 4 अंतर बताइए। तो दोस्तों हम करेंगे जंतु और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका दूसरा डिफरेंस है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते और पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, अपवाद के रूप में युग्लिना। दूसरा है पादप कोशिका। दोस्तों पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं लेकिन इसका अपवाद है कवक। तीसरा अंतर है, जंतु कोशिका में रिक्तिका बहुत छोटी या फिर अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका के मध्य अनेक रिक्तिका पाई जाती है। इसका चौथा अंतर है, जंतु कोशिकाएं परपोषी होती है और पादप कोशिकाएं स्वयंपोषी होती है। 5वां अंतर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है और पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए, अथवा जंतु एवं पादप कोशिका में 4 अंतर बताइए। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब करते हैं 17वां क्वेश्चन, मिश्रण एवं यौगिक के कोई 4 अंतर लिखिए। दोस्तों मिश्रण और यौगिक के कोई 4 अंतर। मिश्रण में होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण प्राप्त हो जाता है। लेकिन यौगिक की बात करें, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में जो मिलन होता है या निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे तब यौगिक प्राप्त होता है। दूसरा उत्तर है, मिश्रण विषमांग होता है और यौगिक समांग होता है। और तीसरा अंतर है, इसका अवयवी तत्वों के गुण समान होते हैं मिश्रण में, लेकिन यौगिक में अवयवी तत्वों के से भिन्न होते हैं यौगिकों के गुणधर्म। चौथा है, मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है लेकिन यौगिकों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। 5वां अंतर है इसका कि मिश्रण में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है जबकि यौगिकों में ऊर्जा परिवर्तन होता है। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए अथवा तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों हम अथवा का करेंगे, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों देखते हैं हम, ये है तंत्रिका कोशिका जिसमें पहला है गोल्जी, इसको हम गोल्जी कहते हैं। दूसरा है प्लेज्मा झिल्ली, तीसरा है तारक केंद्र और ये है लाइसोसोम, ये राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रियन खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है और ये सिका द्रव्य होता है। यहाँ पर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, केंद्रीय झिल्ली पाई जाती है। दोस्तों साफ नहीं दिख रहा है और देख लीजिए। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। दोस्तों इसका आंसर है समांगी और विषमांगी मिश्रण। पहला है समांगी मिश्रण, इनके तत्व व अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, इनके तत्व व अवयव एक ही अवस्था में नहीं होते। दूसरा अंतर है इसका समांगी मिश्रण का, इनका संगठन समान होता है और विषमांगी मिश्रण इनका संगठन समान नहीं होता। इसका उदाहरण देखेंगे समांगी मिश्रण का, इसमें जल मान लो और ये भी तीनों जल और ये तीनों वायु, तो इसका समांगी मिश्रण जो है अवयव
एक ही अवस्था में उपस्थित है और समान है। और विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं, मिट्टी और चट्टान, तो यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे रेत कंकड़, ये तो एक समान संगठन इनका नहीं होता। दोस्तों अब बात करते हैं गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की स्थापना कीजिए। इसका उत्तर है v बराबर u प्लस ए टी। दोस्तों वस्तु का त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, तो वस्तु का त्वरण a को मान के चलेंगे और वेग में परिवर्तन u माइनस वी। प्रारंभिक वेग होता है u और अंतिम वेग होता है v, तो v माइनस यू कर देते हैं तो वेग में परिवर्तन निकल जाता है। और समय बोले तो जब वेग u होता है तब समय 0 समय में u होता है वेग में परिवर्तन, और जब t समय में v वेग में परिवर्तन होता है तो t माइनस 0 कर देते हैं। फिर करते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। इसका पक्षांतरण करने पर ए टी बराबर v माइनस यू, v बराबर u प्लस ए टी, ये सिद्ध हो गया। दोस्तों 21वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। तो दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे हम, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम, दोस्तों ये है 21वां क्वेश्चन का उत्तर, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम की बात करते हैं। जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों तक परिवहन करता है। जाइलम जो होता है, जो अवयवी तत्व होते हैं उनको जड़ से लेकर पत्तियां व अन्य भागों तक संवहन करता है या पहुंचाता है। दूसरा इसका है फ्लोएम का। फ्लोएम पत्ती से पौधों के दूसरे हिस्से तक परिवहन करता है। फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्तियों से जो खनिज या लवण प्राप्त होते हैं उनको पौधे के अन्य हिस्से तक पहुंचाता है। इसका दूसरा डिफरेंस है, जाइलम में पदार्थ का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, जो कि मृत ऊतक है या मृत ऊतक के द्वारा होता है। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम जो है परासरण द्रव के कारण फ्लोएम से पदार्थों को ऊतकों की ओर भेजता है। तीसरा डिफरेंस है, इसमें दबाव अधिक होता है जाइलम में, और फ्लोएम में दबाव कम होता है। इसमें पांचवा डिफरेंस है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, अतः इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। और हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। अब दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, विसरण एवं परासरण को समझाइए। तो इसका आंसर है, हम बात करते हैं विसरण की। विसरण बोले तो पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं जब तक कि सभी जगह सांद्रता समान न हो जाए। इसका उदाहरण है, जल में स्याही की एक बूंद डालने पर समांगी विलयन का बनना। दूसरा है परासरण, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। उदाहरण, एक यू आकार की नली, कांच की नली लेकर जब हम शहद और पानी का मिश्रण करते हैं तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर परासरण